Jai Hind everyone. We are going to start with the unit balance of payment, and we are starting with the topic part 1, that is called foreign exchange rate. सबसे पहले to understand this chapter foreign exchange rate, we have to understand some terminologies. What do you mean by the word foreign currency? What do you mean by the word foreign exchange rate? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले we have to understand the meaning of foreign currency or the foreign exchange. foreign exchange या foreign currency का क्या मीनिंग होता है? तो foreign currency means currency other than that of domestic currency. ठीक है ना, आपकी करेंसी को छोड़कर बाहर की जो भी करेंसी है. फॉर एग्जाम्पल फॉर इंडिया, ठीक है, रुपी इज द डोमेस्टिक करेंसी, रुपी इज द होम करेंसी. तो रुपी को छोड़कर बाहर की जो भी करेंसी है, चाहे वो डॉलर है, चाहे वो पाउंड है, चाहे वो दिनार है, ठीक है ना, करेंसी अदर देन दैट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज नोन एज फॉरेन करेंसी और द फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है, सो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है. करेंसी अदर देन दैट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज नोन एज फॉरेन करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज. नेक्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है. सिंपल सी बात है, द रेट एट विच द वन करेंसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर करेंसी is known as foreign exchange rate. For example, if $1 can be obtained by paying 75 Indian rupees, then the rate of exchange is equal to rupees 75 per dollar, है ना. तो the rate at which the one currency can be converted into the another currency, so basically the rate at which the one currency can be converted into the another currency, this rate is known as foreign exchange rate. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल $1 का रेट 75 रुपीज है, €1 का रेट 90 रुपीज है. सो द रेट एट विच द वन करेंसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर करेंसी इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट. अब ये रेट कैसे डिसाइड होता है, कौन डिसाइड करता है, दैट विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. ठीक है, सो बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाई वी डिमांड फॉरेन एक्सचेंज and from where does the foreign exchange comes from, what are the sources of demand of foreign exchange and what are the sources of the supply of foreign exchange. कि हम foreign exchange की demand क्यों करते हैं, why do we need dollar, why do we need dirham, why do we need dinar, why do we need euro, हमें डॉलर चाहिए क्यों, why do we need foreign currency. तो obviously बात है, foreign currency हमें क्यों चाहिए, क्योंकि अगर मुझे मान लो कोई परचेजिंग करनी है फ्रॉम एनी अदर कंट्री, अब वो मेरी कंट्री की करेंसी तो नहीं एक्सेप्ट करेगा ना, मुझे उसको या तो उसकी करेंसी में पेमेंट करनी पड़ेगी, और इफ दे एक्सेप्ट डॉलर तो ऑब्वियसली बात है डॉलर इज एन इंटरनेशनल करेंसी, तो मैं डॉलर की टर्म्स में पे करूंगा, है ना. तो व्हाई डू वी नीड डॉलर और व्हाई डू वी नीड फॉरेन करेंसी, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. सो वी नीड फॉरेन करेंसी फॉर इम्पोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज. अगर मुझे कुछ गुड्स बाहर से इंपोर्ट करने हैं, ठीक है ना, तो मुझे उनको डॉलर देना पड़ेगा, दैट्स व्हाई आई एम डिमांडिंग डॉलर. ठीक है ना. अगर मुझे बाहर घूमने जाना है फॉर टूरिज्म पर्पस, आई नीड व्हाट, आई नीड डॉलर, आई नीड फॉरेन करेंसी. ठीक है ना. अगर मुझे बाहर कोई गिफ्ट सेंड करना है, कोई रेमिटेंसेस करने हैं, अपनी फैमिली को बाहर पैसा भेजना है, आई नीड व्हाट, आई नीड डॉलर. ठीक है, I need foreign currency. Purchase of assets in the foreign country. अगर मुझे कोई फॉरेन कंट्री में कोई एसेट परचेज करना है, then I need foreign exchange. ठीक है ना. अगर मुझे स्पेक्यूलेशन करना है, स्पेक्यूलेशन क्या होता है, I basically purchase the dollar or purchase some foreign currency in the expectation that when the rates become high, I will sell that currency. So basically for the speculation purpose I also need foreign currency or dollar. ठीक है ना. एंड फॉर रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स, अगर मेरी कंट्री ने या मान लो मुझे बाहर कोई लोन पे बैक करना है, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली बात है आई कैन नॉट पे इन टर्म्स ऑफ रुपी, आई नीड टू पे इन टर्म्स ऑफ डॉलर ओनली. ठीक है ना, और इन देयर करेंसी. सो बेसिकली आई नीड डॉलर फॉर मेनी पर्पसेस, but these are the purposes for importing goods and services, for tourism purpose, for unilateral transfers sent abroad, purchase of assets in the foreign country,
for speculation purpose and for repayment of the international loans. So that's why we are demanding foreign currency or the foreign exchange. Now what are the sources of supply of foreign exchange? मतलब हमारे पास डॉलर या फॉरेन करेंसी आती कैसे है ना? ऑब्वियसली बात है, बाहर वाले जब मुझे पे करेंगे, है ना, उनके पास रुपी तो नहीं है, ठीक है ना, तो दे विल पे मी इन डॉलर। तो ऑब्वियसली बात है, अगर मुझे डॉलर में पे करेंगे तो आई विल गेट डॉलर। तो डॉलर कंट्री में आ भी रहा है और डॉलर कंट्री से जा भी रहा है। डॉलर जाता कब है? जब हम इंपोर्ट करते हैं, मतलब फॉर द डिमांड सोर्सेज, है ना। और डॉलर आता कब है? डॉलर आने के जो सोर्सेज हैं, डॉलर के सप्लाई के जो सोर्सेज हैं, वो पहला सोर्स है फ्रॉम एक्सपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अगर मैं इंडिया से गुड बाहर एक्सपोर्ट करूंगा तो आई विल गेट डॉलर, ठीक है ना। अगर बाहर के लोग मेरी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे देन आई विल गेट डॉलर, ठीक है। यूनिलेटरल ट्रांसफर अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड, अगर मुझे बाहर से कोई रेमिटेंसेस मिलती हैं, अगर मुझे बाहर से कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं, चैरिटी मिलती है, डोनेशन मिलती है, आई विल गेट डॉलर, ठीक है। स्पेक्यूलेशन, ऑब्वियसली बात है, अगर स्पेक्यूलेशन पर्पस के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि कुछ डीलर्स या इंडिविजुअल्स मार्केट में डॉलर को सेल परचेज करते हैं फॉर द स्पेक्यूलेशन पर्पस, अपना फायदा कमाने के लिए, दैट्स व्हाई दे आर डिमांडिंग डॉलर और द फॉरेन करेंसी, है ना। लोन्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर हम बाहर से लोन लेंगे तो ऑब्वियसली बात है वी गेट डॉलर। अब इंडिया ने 1991 में इंडिया हैज टेकन द लोन फ्रॉम IMF एंड द वर्ल्ड बैंक। तो ऑब्वियसली बात है, जब हमने लोन लिया तो हमारी कंट्री में डॉलर आया, हमारी कंट्री में डॉलर की सप्लाई इंक्रीज हुई, ठीक है ना। यस, किया क्यों था? क्योंकि हमारी कंट्री में डॉलर की शॉर्टेज थी, लेकिन जब हमने लोन ले लिया तो हमारी कंट्री में डॉलर आ गया, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ग्रांट्स एंड डोनेशन फ्रॉम अब्रॉड, अगर हमें बाहर से कोई गिफ्ट मिलता है, कोई डोनेशन मिलती है, देन आई आल्सो गेट डॉलर। तो इकोनॉमी में डॉलर की हम डिमांड भी कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड भी कर रहे हैं, और इकोनॉमी में डॉलर आ भी रहा है, फॉरेन एक्सचेंज आ भी रहा है। तो देयर आर सम सोर्सेज ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड देयर आर सम सोर्सेज ऑफ द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। नेम ऑफ द टॉपिक इज टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट। देखो, when I talk about the topic types of exchange rate, so there are three types. The one is called the fixed exchange rate, second one is called the flexible exchange rate, and the third one is called managed floating exchange rate. अब क्या होता है, we'll discuss. So basically सबसे पहला जो exchange rate है वो है fixed exchange rate। जैसा कि देखो, आपको नाम से समझ आ रहा होगा, this rate is fixed, ठीक है। this exchange rate is fixed, it means ये रेट चेंज नहीं होता। और बता दो तुम्हें, ये जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, इट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। इस रेट को कौन फिक्स करती है? गवर्नमेंट फिक्स करती है। और गवर्नमेंट ने अगर एक बार रेट ये फिक्स कर दिया तो इट रिमेन फिक्स्ड। ये जब तक चेंज नहीं होगा, जब तक गवर्नमेंट इसको खुद से चेंज नहीं करेगी। तो ध्यान रखना, दिस रेट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट एंड इट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन दैट शुड बी क्लियर टू एवरीवन। इट रेफर्स टू दैट एक्सचेंज रेट सिस्टम इन व्हिच द एक्सचेंज रेट इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड इट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इस रेट को फिक्स करती है। अब थोड़ा सा अगर हम इसकी हिस्ट्री पर जाएं, ऑब्वियसली बात है, पहले अगर हम डिस्कस करें कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के बारे में, अब गवर्नमेंट कोई भगवान नहीं है कि गवर्नमेंट ने बोला $1 का रेट अगर 50 होगा तो वो हमेशा 50 रहेगा, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट उसको ना फिक्स रखने के लिए, गवर्नमेंट उस रेट को फिक्स रखने के लिए गवर्नमेंट को मेंटेन करना पड़ता है लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। गवर्नमेंट मेंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिसको चेंज कर गवर्नमेंट इस एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखती है ना। अगर मार्केट में सपोज दैट एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो रहा है, एक्सचेंज रेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो गवर्नमेंट अपने रिजर्व में से डॉलर की सप्लाई को इंक्रीज कर देगा। और वही अगर एक्सचेंज रेट डिक्रीज हो रहा है तो गवर्नमेंट क्या करेगा? डॉलर को मार्केट से परचेज कर लेगा। बट ध्यान रखना, वो डॉलर के प्राइस को फिक्स रख रहा है और इसके लिए
the government has to maintain large amount of foreign exchange reserve. ठीक है ना? तो ध्यान रखना, this rate is fixed by the government. It does not change with the change in demand and supply. ठीक है? But the government has to maintain large amount of foreign exchange reserve to maintain this exchange rate. ठीक है? When we come to the history of the fixed exchange rate system, तो ध्यान से सुनना बेटा, ये जो fixed exchange rate की history है ना, that was under the two standard. One, it was under the gold standard and one it was under the Bretton Woods standard. अब ये गोल्ड स्टैंडर्ड में क्या था कि हर कंट्री ना अपनी करेंसी का प्राइस गोल्ड की टर्म्स में सेट करती थी. हर कंट्री अपनी करेंसी का प्राइस गोल्ड की टर्म्स में सेट करती थी एंड दैट इज हाउ दे ट्रेड विद वन अनदर. ठीक है ना? मतलब हम हर कंट्री का प्राइस, हर कंट्री अपना प्राइस गोल्ड की टर्म्स में सेट करती थी एंड उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी कंट्री की करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते थे टू नो द एक्सचेंज रेट. ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, इस गोल्ड स्टैंडर्ड में क्या होता था कि सपोज करो 1 यूरो इज इक्वल टू 5 ग्राम ऑफ गोल्ड. ठीक है? इन यूरोप एंड इन यूएस $1 इज इक्वल टू 2 ग्राम ऑफ गोल्ड. ठीक है? $1 इज इक्वल टू 2 ग्राम ऑफ गोल्ड. मतलब इन यूरोप 1 यूरो के बदले आप 5 ग्राम ऑफ गोल्ड परचेज कर सकते हैं, लेकिन इन यूएस $1 का जो प्राइस है वो 2 ग्राम ऑफ गोल्ड है. तो अगर मैं एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करूंगा यूरो इन टर्म्स ऑफ डॉलर, तो वो आएगा 1 यूरो. ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें 5 ग्राम गोल्ड चाहिए, अगर हमें 5 ग्राम गोल्ड चाहिए इन टर्म्स ऑफ डॉलर, तो मुझे कितना स्पेंड करना पड़ेगा? $2.5 स्पेंड करने पड़ेंगे. तो 1 यूरो का प्राइस क्या हुआ? $2.5. एंड दैट इज हाउ द रेट इज डिसाइडेड इन द गोल्ड स्टैंडर्ड. लेकिन बाद में क्या हुआ? बिकॉज गोल्ड एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत ही स्कार्स एलिमेंट है, तो ब्रेटन वुड्स स्टैंडर्ड सिस्टम में, मतलब आफ्टर जनरली द वर्ल्ड वॉर, है ना, कि ब्रेटन वुड्स स्टैंडर्ड में हमने सारी करेंसी का प्राइस rather than गोल्ड की टर्म्स में सेट करने की बजाय they have set the price of each and every currency in terms of dollar. ठीक है ना? और वहीं से डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी क्रिएट हुई, है ना? तो हम हर कंट्री अपनी करेंसी का प्राइस डॉलर की टर्म्स में सेट करने लग गई. तो दैट इज बेसिकली अंडर द सिस्टम ऑफ ब्रेटन वुड्स स्टैंडर्ड. बट ध्यान रखना, ये जो भी सारा रेट है वो कौन फिक्स कर रही थी? गवर्नमेंट फिक्स कर रही थी, है ना? एंड जब हम किसी कंट्री का करेंसी का प्राइस सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड में उसको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, उसको किसी एक्सटर्नल स्टैंडर्ड में सेट किया जाता है, चाहे वो गोल्ड की टर्म्स में है, चाहे वो डॉलर की टर्म्स में है, ठीक है ना, चाहे वो सिल्वर की टर्म्स में है, तो दैट इज एक्सचेंज रेट इज नोन एज पैक्ड एक्सचेंज रेट. दैट इज कॉल्ड पैक्ड एक्सचेंज रेट. ठीक है? आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज क्लियर टू यू. एक बार थोड़ा सा इसका मैं ब्रीफ दे देता हूं. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज द सिस्टम which is in which the rate is decided by the government and it does not change with the change in demand and supply of foreign exchange. And to maintain this exchange rate, government has to maintain the large amount of foreign exchange reserve. ठीक है ना? And it was basically done under the two standard. One, it was under the gold standard from 1870 to 1940, in which the price of every currency is expressed in terms of dollar. ठीक है ना? And but after the world war, when the Bretton Woods standard set up, we are basically setting the price of each and every currency in terms of dollar only, but it is done only by the government. So this word is very important for the concept of fixed exchange rate. I hope it is clear. Now after that, जो हम second exchange rate system की बात करते हैं, this is called the flexible exchange rate system or the market exchange rate system. नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये रेट फ्लेक्सिबल है. इट चेंजेस एंड इट चेंजेस विद व्हाट? इट चेंजेस विद डिमांड एंड सप्लाई, है ना? और इस एक्सचेंज रेट को हम मार्केट एक्सचेंज रेट भी कहते हैं और इस एक्सचेंज रेट को हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी कहते हैं, क्योंकि ये फ्लोट होता रहता है विद द चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई. तो ये जो रेट होता है, ये रेट कौन डिसाइड करती है? ये रेट मार्केट डिसाइड करती है.
on the basis of demand and supply of foreign currency. On the basis of demand and supply of foreign currency, this exchange rate is known as flexible exchange rate, market exchange rate, and the floating exchange rate. And the third exchange rate that we have to discuss is called managed floating exchange rate. पहले तो नाम से समझना, this exchange rate is also floating like this. मतलब ये रेट कौन डिसाइड कर रही है? मार्केट डिसाइड कर रही है. बट साथ में लिखा हुआ है मैनेज्ड, मतलब दिस रेट इज मैनेज्ड बाय समवन. एंड इसको कौन मैनेज करती है? दिस एक्सचेंज इट मैनेज्ड बाय द सेंट्रल बैंक. जैसे इंडिया में इसको कौन मैनेज करेगा? आरबीआई मैनेज करेगा, है ना. एंड आरबीआई डॉलर की डिमांड सप्लाई को मैनेज करेगा टू स्टेबलाइज द एक्सचेंज रेट, टू स्टेबलाइज द एक्सचेंज रेट. देखो इस एक्सचेंज रेट में और फिक्स्ड में क्या डिफरेंस है? वहां पर गवर्नमेंट रेट फिक्स करती थी, यहां पर रेट तो मार्केट फिक्स करेगी, बट इट इज मैनेज्ड बाय द आरबीआई थ्रू इट्स इंटरवेंशन, थ्रू इट्स इंटरवेंशन. फॉर एग्जांपल, इफ द exchange rate is very high, if the exchange rate is very high, RBI can sell the foreign exchange in the market. ठीक है ना. और अगर rate is very low, it means the RBI can purchase the dollar from the market. But basically this exchange rate is floating, but it is managed by the RBI through its intervention, and this exchange rate is also known as डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट. इसको हम डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी कहते हैं. ठीक है. आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल द थ्री एक्सचेंज रेट इज क्लियर टू यू. नेम ऑफ द टॉपिक इज डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट एक्सचेंज रेट और द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. कि मार्केट में एक्सचेंज रेट डिसाइड कैसे होता है. तो तुम्हें बता दूं, मार्केट में जो एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ demand of foreign exchange in a particular country and supply of foreign exchange in a particular country. ठीक है ना. अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक बार हम इसको diagrammatically will try to understand it. Whenever we talk about the demand curve of foreign exchange, I am only talk about the demand curve of foreign exchange. तो जब हम demand curve of foreign exchange बनाएंगे तो I will write price of foreign exchange or price of foreign currency or foreign exchange rate on the y-axis and quantity demand of foreign exchange on the x-axis. And अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पहले बताया था कि whenever we talk about the demand of foreign exchange, we demand foreign exchange for many purposes, for importing goods and services, for making payment abroad, for repayment of loan, you need dollar. फॉर एग्जाम्पल अभी हम सोच के चलते हैं वी आर डिमांडिंग डॉलर फॉर इंपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज, है ना. तो प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का और डिमांड का वो फॉरेन एक्सचेंज का कैसा रिलेशनशिप है, एक बार इसको समझ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल मान लो पहले $1 था, वो ₹50 का था, एंड नाउ $1 का प्राइस 50 से कितना हो चुका है? 60. पहले तो मैं बता दूं तुम्हें, अगर डॉलर का प्राइस 50 रुपीज से 60 रुपीज का हो जाएगा, इसको हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. हमारी इंडियन करेंसी क्या हो गई है? डेप्रिशिएट हो गई है. ठीक है. अगर इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट हो गई, या मैं कह रहा हूं फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस अगर बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है हम बाहर से इंपोर्ट कम करेंगे. वाई वी आर इंपोर्टिंग लेस? बिकॉज पहले हम $1 का सामान मंगाने के लिए वी आर पेइंग ₹50. Now for the $1 purchase we are giving ₹60. It means imports become expensive for us. तो हम import कम करेंगे. और ध्यान रखना, अगर आपका import कम हो जाएगा तो आपकी जो डॉलर की डिमांड है वो भी कम हो जाएगी. तो डॉलर का प्राइस बढ़ रहा है और हम क्या देख रहे हैं? डॉलर की डिमांड कम हो रही है. तो दोनों में कैसा रिलेशनशिप आ रहा है? इनवर्स आ रहा है कि डॉलर का प्राइस अगर बढ़ेगा तो डॉलर की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. दैट्स व्हाई डॉलर के प्राइस का और डॉलर की डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप है. दैट्स व्हाई द डिमांड कर्व ऑफ डॉलर इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. डिमांड कर्व डॉलर का कैसा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है, बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. डॉलर का प्राइस कम तो डॉलर की डिमांड ज्यादा, क्योंकि हम इंपोर्ट ज्यादा करेंगे. अगर डॉलर का प्राइस ज्यादा तो डॉलर की डिमांड कम, क्योंकि हम इंपोर्ट कम कर देंगे. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट.
When we talk about the supply curve of foreign exchange, so we mention price of foreign exchange or foreign exchange rate on the y-axis and quantity supply of foreign exchange on the x-axis. And ध्यान रखना price of foreign exchange का और supply of foreign exchange का there is a direct relationship. इसको समझाने के लिए जब हम सप्लाई की बात करते हैं कि डॉलर हमारे पास आता कब है, तो डॉलर जनरली आता है व्हेन वी एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना। व्हेन वी गेट लोन फ्रॉम एनी अदर कंट्री तो हमारे पास डॉलर आएगा, तो माइंड में एक्सपोर्ट आना चाहिए जब हम सप्लाई की बात करेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल पहले $1 50 का था, नाउ द प्राइस ऑफ $1 इज ₹60, मतलब इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है। बट ध्यान रखना जब इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। एक्सपोर्ट क्यों बढ़ जाएगा? बिकॉज पहले वो हमें $1 देते थे, हम उनको ₹50 का सामान देते थे, बट फॉर द सेम अमाउंट ऑफ डॉलर नाउ वी आर गिविंग द गुड्स वर्थ ऑफ ₹60, हम उनको ₹60 का सामान दे रहे हैं, तो उनको इंडियन गुड्स सस्ते पड़ रहे हैं, ठीक है ना। ये मत सोचना कि हमारे एक्सपोर्टर को नुकसान हो रहा है, उल्टा एक्सपोर्टर को तो फायदा हो रहा है। पहले वो $1 लेता था, उसको कन्वर्ट करवाता था, उसको 50 मिलते थे, वो 50 का सामान देता था। आज वो $1 दे रहे हैं, उसको वो कन्वर्ट करवा रहा है, उसको ₹60 मिल रहा है, वो 60 का सामान दे रहा है ना। लेकिन फॉरेनर्स के लिए इंडियन गुड्स नाउ बिकम चीपर, सो इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, और अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इंडिया में जो डॉलर की सप्लाई है वो भी बढ़ जाएगी, तो प्राइस भी बढ़ा और डॉलर की सप्लाई भी बढ़ी। दोनों में कैसा रिलेशनशिप है? दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। दोनों में कैसा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। एंड दैट्स व्हाई द सप्लाई कर्व ऑफ डॉलर इज अपवर्ड स्लोपिंग। डॉलर का सप्लाई कर्व कैसा होता है? अपवर्ड स्लोपिंग होता है, बिकॉज ऑफ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। एंड अल्टीमेटली रेट को डिसाइड करने के लिए सिंपली ना तो सिर्फ डिमांड वर्क करेगा, ना सिर्फ सप्लाई वर्क करेगा, बल्कि दोनों वर्कआउट करेंगे, डिमांड एज वेल एज सप्लाई। सो अगर मैं यहाँ पर दोनों कर्व बनाऊं तो डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड द सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज अपवर्ड स्लोपिंग ड्यू टू डायरेक्ट रिलेशनशिप। एंड वेयर दीज टू कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर, ध्यान रखना, वी डिसाइड द रेट इन द मार्केट एंड दिस इज the exchange rate which is decided. For example यहाँ पे $1 का मान लो प्राइस सेट हो गया, that is $1 is equal to ₹65। ये रेट किसने डिसाइड करा? ये रेट मार्केट ने डिसाइड करा ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डॉलर। आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इज क्लियर टू एवरीवन। Okay, now we have to understand what is the effect of depreciation of domestic currency on exports and imports, and how you will write the answer in the board examination, and the effect of appreciation of domestic currency on exports and imports. First, we have to understand what is the effect of depreciation of domestic currency on exports and imports. अगर हमारी domestic currency depreciate हो जाए तो उसका export and import पे क्या impact होगा? पहले तो ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन मींस फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। जब हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी इज नोन एज डेप्रिसिएशन। पर ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का मतलब है, फॉर एग्जांपल पहले डॉलर का प्राइस जो 50 था वो अब डॉलर का प्राइस कितना हो चुका है? फॉर एग्जांपल इट नाउ हैज कम टू 60। तो दिस इज कॉल्ड द डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। व्हाई डेप्रिसिएशन? बिकॉज पहले हमें $1 के लिए ₹50 देने पड़ते थे, नाउ अब हमें $1 का सामान परचेज करने के लिए वी हैव टू गिव ₹60। सो बेसिकली इसका क्या इंपैक्ट होगा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पर? सबसे पहले अगर हम यहाँ पे एक्सपोर्ट्स की बात करें तो एक्सपोर्ट्स हमारी कंट्री का इंक्रीज हो जाएगा और इंपोर्ट्स हमारी कंट्री का डिक्रीज हो जाएगा। इसका रीजन क्या है? Why export increases? Because पहले वो हमें $1 देते थे क्योंकि we deal in international currency, for example डॉलर है ना, पहले वो हमें $1 देते थे, we give the goods worth of ₹50। Now for the same amount of dollar we are giving the goods worth of ₹60, है ना। उनको इंडियन गुड्स सस्ते पड़ रहे हैं, so Indian goods become cheaper for the foreigners, ठीक है ना, because now they are getting the more amount of goods and services with the same amount of dollar.
So basically they demand more of Indian goods, so export of the country increases and import decreases because अब हमें बाहर से गुड मंगवाने महंगे पड़ेंगे. पहले हमें $1 का सामान मंगाने के लिए we have to give ₹50. Now for the same amount of dollar, now we have to give ₹60. It means foreign goods become expensive for the Indians, so Indians will import less. Indians will import less. And ध्यान रखना इसका नेशनल इनकम पे क्या इंपैक्ट आएगा, क्योंकि देखो एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, इंपोर्ट कम हो रहा है, तो इनडायरेक्टली हमारी कंट्री का जो नेट एक्सपोर्ट है, हमारी कंट्री का नेट एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा. और अगर नेट एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गया तो ऑब्वियस सी बात है हमारी कंट्री की जो इनकम है, हमारी कंट्री की जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज होगी, हमारी कंट्री की नेशनल इनकम इंक्रीज होगी. और अगर हम यहीं पर देखें व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ऑन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स. सो एप्रिसिएशन मींस राइज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी. जब हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है, वैल्यू, ठीक है ना. और वैल्यू कब बढ़ेगी, जब डॉलर के प्राइस कम हो जाएंगे. मतलब पहले $1 जो ₹50 का था, है ना, पहले जो $1 का प्राइस मान लो ₹50 था, नाउ इट हैज कम डाउन टू ₹40. पहले हमें $1 के लिए ₹50 देने पड़ते थे. नाउ फॉर द सेम अमाउंट ऑफ डॉलर वी हैव टू गिव ओनली ₹40. सो इट लीड्स टू, ध्यान रखना, इट लीड्स टू फॉल इन एक्सपोर्ट्स एंड राइज इन इंपोर्ट्स. हमारा इंपोर्ट बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा. अब एक्सपोर्ट क्यों कम हो रहा है, क्योंकि इंडियन गुड्स बिकम एक्सपेंसिव फॉर द फॉरेनर्स. पहले वो हमें $1 देते थे, हम ₹50 का सामान देते थे. आज हमें वो $1 दे रहे हैं, हम सिर्फ उनको 40 का सामान दे रहे हैं. तो इंडियन गुड्स बिकम एक्सपेंसिव फॉर द फॉरेनर्स, सो दैट्स व्हाई दे डिमांड लेस ऑफ इंडियन गुड्स. सो इंडिया का एक्सपोर्ट कम हो जाएगा. But Indians will import more. Why? Because now the foreign goods become cheaper for the Indians. पहले हमें $1 का परचेज करने के लिए ₹50 देने पड़ते थे. Now for the same amount of dollar we have to give only ₹40. ठीक है ना. So we demand more of foreign goods. So India का import बढ़ जाएगा. And सोच के देखना, एक्सपोर्ट कम इंपोर्ट ज्यादा, अगर मैं इसका नेशनल इनकम पे इंपैक्ट देखूं तो हमारी कंट्री का नेट एक्सपोर्ट कम हो जाएगा. और अगर नेट एक्सपोर्ट कम हो गया तो हमारी कंट्री की नेशनल इनकम भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. एंड दिस इज कॉल्ड द इफेक्ट ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ऑन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स एंड ऑन द नेशनल इनकम. नाउ नेम ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन द एक्सचेंज रेट ऑफ द कंट्री. देखो अभी तक जो हम इससे पहले टॉपिक कर रहे थे उसमें हमने क्या देखा कि प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज पे क्या इंपैक्ट होता है. और हमने क्या देखा, प्राइस का डिमांड ऑफ डॉलर पर या डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज पर जो इंपैक्ट है वो नेगेटिव है. ठीक है, बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. और प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज से कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट है. क्योंकि डॉलर का प्राइस बढ़ रहा है तो हम देख रहे हैं डॉलर की सप्लाई भी बढ़ रही है. ठीक है, देखो अभी तक जो हमने डिस्कस करा वो था प्राइस का इंपैक्ट ऑन द डिमांड ऑफ डॉलर एंड द सप्लाई ऑफ डॉलर. ठीक है ना, कि प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का या फॉरेन एक्सचेंज रेट का क्या इंपैक्ट है ऑन द डिमांड एंड सप्लाई. नाउ अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल रिवर्स टॉपिक है, वो है चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई का इंपैक्ट ऑन द एक्सचेंज रेट, ऑन द एक्सचेंज रेट. कि अगर डिमांड सप्लाई चेंज हो जाए तो उसका एक्सचेंज रेट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, दैट विल स्टडी. ठीक है ना. सो बेसिकली यहां पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑन द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. सबसे पहले वी नो कि डॉलर मार्केट में रेट कैसे डिसाइड हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी and on the basis of supply of foreign currency. This is how the rate is decided in the market. और मार्केट में मान लो ये रेट डिसाइड हुआ OP और क्वांटिटी है OQ. मान लो यहाँ पर डॉलर का प्राइस है $1 इज इक्वल टू ₹50. मतलब $1 जो है वो ₹50 का है. ठीक है. नाउ अगर हमारी डिमांड चेंज हो जाए तो डिमांड में इधर इंक्रीज और डिमांड में इधर डिक्रीज. डिमांड इंक्रीज भी हो सकती है, डिमांड डिक्रीज भी हो सकती है. डिमांड इंक्रीज कब होगी,
मान लो हम लोग बाहर घूमने ज्यादा जा रहे हैं, ठीक है ना, इफ वी आर गोइंग अब्रॉड फॉर टूरिज्म, है ना, अगर हम अपने लोन को रीपे कर रहे हैं तो हमें डॉलर ज्यादा चाहिए, वी डिमांड मोर ऑफ डॉलर। अगर हम रेमिटेंसेस ट्रांसफर ज्यादा कर रहे हैं टू अब्रॉड, अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं अब्रॉड, है ना, तो बेसिकली अगर हम बाहर से इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं, है ना, तो बेसिकली वी डिमांड डॉलर फॉर मेनी पर्पसेस। अगर किसी भी रीजन से हमारी कंट्री में डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, किसी भी रीजन से हमारी कंट्री में डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, तो ऑब्वियस सी बात है डॉलर का डिमांड कर्व कहां शिफ्ट हो जाएगा, द डॉलर डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट फ्रॉम डी टू डी डैश एज शोन इन दिस डायग्राम, है ना। तो डॉलर का डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया और जो इक्विलिब्रियम था वो ई से E1 पर आ गया एट द हायर प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम OP टू OP1, है ना, एंड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइजेस फ्रॉम OQ टू OQ1। मतलब ध्यान रखना जब डॉलर की डिमांड बढ़ी तो हम क्या देख रहे हैं कि डॉलर के प्राइजेस भी बढ़ रहे हैं, डॉलर के प्राइजेस भी बढ़ रहे हैं, और जो डॉलर पहले 50 रुपीज का था, नाउ द $1 इज इक्वल टू ₹60। मतलब इंडियन करेंसी क्या करेगी, डेप्रिशिएट करेगी। इंडियन करेंसी क्या करेगी, डेप्रिशिएट करेगी अगर हम बाहर से, अगर हम डॉलर की डिमांड ज्यादा करें ड्यू टू एनी रीजन, चाहे हम बाहर घूमने ज्यादा जा रहे हैं, चाहे हम बाहर इन्वेस्ट ज्यादा कर रहे हैं, तो whenever there is increase in demand of dollar, the dollar prices will increase and the Indian currency depreciate, Indian currency depreciate। I hope it is clear। और किसी भी रीजन से अगर मान लो डॉलर की डिमांड कम हो जाए तो डॉलर का डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, है ना, तो डॉलर के प्राइसेस क्या हो जाएंगे, कम। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ वाइस वर्सा कि डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी तो डॉलर के प्राइसेस भी कम हो जाएंगे, ठीक है। तो बट दैट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड ऑन एक्सचेंज रेट। जबकि इससे पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे वो प्राइस का इफेक्ट था डिमांड पर, वो इनवर्स था, ठीक है ना। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं डिमांड का इफेक्ट ऑन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। वो जो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो मूवमेंट थी, ये शिफ्टिंग का इंपैक्ट है ऑन द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है ना। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, ठीक है। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई, ठीक है, तो इसको समझने के लिए पहले हम वी मेक द डिमांड ऑफ डॉलर एंड वी मेक द सप्लाई कर्व ऑफ डॉलर। सप्लाई कर्व ऑफ डॉलर इज अपवर्ड स्लोपिंग बिकॉज ऑफ डायरेक्ट रिलेशनशिप, डिमांड कर्व डॉलर इज डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप। इक्विलिब्रियम determine where the both demand and the supply curve intersect each other, hence OP is the price of foreign exchange and OQ is the quantity of foreign exchange, ठीक है ना। अब ये रेट डिसाइड कैसे होगा, ऑब्वियस सी बात है दिस रेट इज डिसाइडेड बाय द मार्केट ने इस रेट को डिसाइड करा। लेकिन अगर अब मार्केट में अगर सप्लाई चेंज हो जाए, अगर सप्लाई चेंज हो जाए तो ये एक्सचेंज रेट भी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट में डॉलर की सप्लाई इंक्रीज हो गई, डॉलर की सप्लाई इंक्रीज कब हो सकती है, हो सकता है इंडियंस एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा कर रहे हैं, है ना, बाहर के लोग इंडिया में इन्वेस्ट काफी ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब देयर इज मोर ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन आवर कंट्री, ठीक है ना, बाहर के लोग घूमने इंडिया में ज्यादा आ रहे हैं, तो इट विल लीड टू मोर सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड मोर सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज makes the supply curve shift to the right from S to S dash। और ये जब सप्लाई कर्व राइट पर शिफ्ट हो जाएगा इक्विलिब्रियम E से E1 पर आ जाएगा और डॉलर के प्राइस कम होकर P से P1 हो जाएंगे। मतलब $1 जो पहले 50 रुपीज का था, नाउ द प्राइस ऑफ $1 हैज गॉन डाउन टू ₹40। इट मींस द इंडियन करेंसी विल एप्रिशिएट, इंडियन करेंसी विल एप्रिशिएट। तो जब जब हमारी कंट्री में डॉलर आएगा, है ना, इवन मैं कहूं कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो टाइम टू टाइम यही स्कीम्स रन करती है कि ताकि हमारी कंट्री में लोग इन्वेस्ट ज्यादा करें, चाहे वो मेक इन इंडिया का प्रोग्राम है, चाहे वो हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप करते हैं। तो मेन मोटिव क्या है, कंट्री में डॉलर को लेके आना, क्योंकि जब डॉलर को लेके आएंगे तो डॉलर के प्राइसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे और इंडियन करेंसी विल एप्रिशिएट। आई होप द कॉन्सेप्ट। एंड सिमिलरली अगर डॉलर की सप्लाई कम हो जाएगी तो डॉलर के प्राइस बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। अब एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जहां पे हमें इसका इंपैक्ट देखना पड़ता है ऑन द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। we'll try to give one example, I'm trying to give one example to you, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा क्वेश्चन होता देयर इज मोर विजिट्स बाय द इंडियंस इन द फॉरेन कंट्री, देयर इज मोर विजिट्स बाय द इंडियंस इन द फॉरेन कंट्री, व्हाट वुड बी द इंपैक्ट ऑन द एक्सचेंज रेट। अब तुम लोग बताओ कि अगर इंडियंस बाहर घूमने ज्यादा जाएंगे तो इंडियंस को डॉलर क्या चाहिए, ज्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया में डॉलर की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और अगर डॉलर की डिमांड इंक्रीज हो गई तो डॉलर के प्राइस भी इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो इट मींस ये वाला डायग्राम बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं कहता देयर इज मोर विजिट्स बाय द फॉरेनर्स इन योर कंट्री, there is more investment by the foreigners in your country, है ना, there is more FDI in your country, then it will leads to more supply of foreign exchange। और अगर कंट्री में डॉलर ज्यादा आएगा तो डॉलर के प्राइस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, एंड द इंडियन करेंसी विल एप्रिशिएट। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट topic we have to understand is merits and demerits of fixed and the flexible exchange rate। ठीक है, आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज रेट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ अगर हम मेरिट्स या डीमेरिट्स की जब बात करते हैं, सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आपने एक एक्सचेंज रेट के मेरिट्स को पढ़ लिया तो दूसरे के डीमेरिट्स आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे, है ना, एंड वाइस वर्सा। तो एक काम करते हैं, देख लेते हैं, सबसे पहले फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के मेरिट देखते हैं, उससे हमें फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के डीमेरिट्स पता चल जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का मेरिट है, that is stability in the exchange rate, stability in the exchange rate, because exchange rate कौन डिसाइड कर रही है, फिक्स्ड का गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, it does not change with the demand and supply forces, तो it maintains stability in the exchange rate, जिससे हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट में एक सर्टेनिटी क्रिएट होती है। तो बेसिकली अंडर द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम there is stability in the exchange rate because it does not change due to change in demand and supply। ठीक है ना, एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का डीमेरिट क्या हो गया, क्योंकि हम दोनों को एग्जैक्टली स्टडी कर सकते हैं, तो इसका डीमेरिट हुआ इनस्टेबिलिटी इन द एक्सचेंज रेट, क्योंकि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में इट चेंजेस विद द चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई, तो एनी टाइम इट चेंजेस, है ना, तो इनस्टेबिलिटी रहती है। सेकेंड मेरिट क्या है फिक्स का, इट प्रमोट्स इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। जब हमारा एक्सचेंज रेट स्टेबल होता है ना, तो एक माइंड में सर्टेनिटी होती है, इन्वेस्टमेंट प्रमोट होती है। जबकि अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, है ना, कभी भी रेट चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हमें फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, बट फियर ऑफ लॉस कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होता है। तो दैट्स व्हाई हमारे इसमें ना देखा गया है कि जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है उसमें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स या इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ज्यादा प्रमोट होती हैं, वेयर एज देयर इज अनसर्टेनिटी इन द इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, बिकॉज एनी टाइम इट कैन बी चेंज्ड। इट प्रमोट्स इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि सर्टेनिटी होगी तो इंटरनेशनल ट्रेड भी प्रमोट होगा, but sometime it creates inflationary situation under the demerits of flexible exchange rate which affects the international trade। तुम्हें याद है मैंने बताया था कि अगर डॉलर का प्राइस अभी 60 रुपीज है, लेकिन जब इंपोर्ट करने का टाइम आया, जिस टाइम पे मुझे एक्चुअल में पेमेंट करनी थी, जो डॉलर पहले 60 रुपीज का था, नाउ इट हैज कम टू 70, तो मुझे बाहर से इंपोर्ट करना क्या पड़ेगा, महंगा पड़ेगा, तो है ना, तो इट माइट क्रिएट इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकोनॉमी, जो कहीं ना कहीं आपके इंटरनेशनल ट्रेड को अफेक्ट करे, है ना। एंड द लास्ट, इट प्रिवेंट स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज। जब एक्सचेंज रेट चेंज ही नहीं होगा, बिकॉज इट इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, इट डज नॉट चेंज विद द डिमांड एंड सप्लाई, तो यहाँ पे स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज ज्यादा प्रमोट नहीं होती। बट अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ये स्पेक्युलेशन एक्टिविटीज प्रमोट होती हैं। इवन डीलर्स जो होते हैं, ब्रोकर्स जो हैं, वो जानबूझ के अपने पास रिजर्व मेंटेन कर लेते हैं डॉलर का, है ना, और जब इसका प्राइस बढ़ जाता है तो उसको मार्केट में सेल कर देते हैं। तो अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मोर स्पेकुलेशन एक्टिविटीज क्रिएट। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू द मेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। पहला मेरिट है नो नीड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट को कोई मेंटेन नहीं करना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसको कौन डिसाइड कर रही है, मार्केट। Whereas under the fixed exchange rate system there is a huge foreign exchange reserve required, है ना, तो so that गवर्नमेंट उसको स्टेबल रख पाए, तो गवर्नमेंट के ऊपर एक अननेसेसरी बर्डन है। ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट इन द बीओपी, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में जो भी होता है वो अपने आप होता है,
विद द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, अगर डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो डॉलर का प्राइस बढ़ जाएगा, इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट करेगी, लेकिन जब डेप्रिशिएट करेगी तो एक्सपोर्ट भी प्रमोट होगा, तो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होता रहेगा, ठीक है, बीओपी में। लेकिन यहां पर कोई ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट नहीं हो पाती, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो रेट को फिक्स करा हुआ है, और अगर हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम करते ही जा रहे हैं, है ना। जैसे 1991 में इंडिया के सामने क्या सिचुएशन हुई कि बीओपी काफी ज्यादा डेफिसिट में चला गया, जिसके कारण से इंडिया को लोन लेना पड़ा फ्रॉम आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, ठीक है ना। एंड द लास्ट, इट बेसिकली सॉरी, नो डिपेंडेंसी ऑन द अदर नेशन एज द मार्केट फोर्सेस आर एक्टिव। आपको किसी पे डिपेंडेंट रहने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट फोर्सेस वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर डिमांड बढ़ेगी, डॉलर के प्राइस बढ़ेंगे, उसके बाद अपने आप ही फिर हमारा एक्सपोर्ट भी एनकरेज होगा, तो कोई डिपेंडेंसी नहीं है ऑन एनी अदर नेशन, ठीक है ना। मार्केट फोर्सेस आर वर्किंग, लेकिन यहां पर गवर्नमेंट हैज टू डिपेंड अपॉन अदर नेशन और सम इंस्टीट्यूशन, ताकि हमारा एक्सचेंज रेट भी स्टेबल रहे और इकोनॉमी में ज्यादा चेंजेस ना हमें देखने पड़े, ठीक है ना। तो इस एक्सचेंज रेट को फिक्स रखने के लिए, जैसे 1991 में इंडिया ने वर्ल्ड बैंक के नाम आईएमएफ से लोन लिया, है ना। अगर हम उससे लोन ना लेकर किसी कंट्री से लोन लेते, तो दे में पुट सम कंडीशन व्हिच मे नॉट बी फेवरेबल फॉर अस। तो फिक्स एक्सचेंज रेट में तो ये प्रॉब्लम है, लेकिन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिकॉज द रेट इज डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, नो इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट। एंड दिस इज द, we have to understand now the meaning of foreign exchange market. देखो, when I talk about the market ना, हमारे माइंड में मार्केट सुनते ही एक चीज आती है कि मार्केट इज अ प्लेस where the buyers and the sellers comes in contact with each other to sell and purchase the commodity, ठीक है ना। But foreign exchange market, it is not a place, it is not a place, बल्कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की अगर हम बात करें, इट इज द मार्केट इन विच द फॉरेन करेंसी आर बॉट एंड सोल्ड, ठीक है, जहां पर फॉरेन करेंसी को सेल परचेज किया जाता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। एंड इट इज नॉट अ प्लेस, इट इज नॉट अ प्लेस, बट it is a network of buyers and sellers. It's a network of buyers and sellers that include foreign exchange brokers, commercial bank, central bank, etc. मतलब मेरा कहने का ये है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कोई जगह नहीं है, इट इज नॉट अ प्लेस, ठीक है ना। इट इज बेसिकली अ नेटवर्क जहां पर बायर्स एंड सेलर्स comes in contact with each other and sell and purchase the foreign exchange at the prevailing exchange rate or at the pre-decided rate of exchange. अब इस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कौन कौन इंक्लूड होते हैं? इट इंक्लूड्स ब्रोकर्स, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, एटसेट्रा. So we can simply say that it is a market where the national currencies are traded for one another. I hope it is clear to everyone. The next topic is functions of foreign exchange market, जिसमें सबसे पहला फंक्शन आता है ट्रांसफर फंक्शन. देखो, whenever we have to purchase any commodity from other country or from international market and we have to pay in terms of dollar, तो मैं वो डॉलर कहाँ से परचेज करूंगा? I'll purchase that dollar from the foreign exchange market, है ना. तो जो ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर है, ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, that function is performed by the foreign exchange market. So basically transfer function implies transfer of purchasing power in terms of foreign exchange across the different countries of the world. When some transaction between the residents of the two countries take place, it's basically known as the transfer function of the foreign exchange market. ठीक है? Now the second function is called the credit function. Second function is the क्रेडिट फंक्शन. देखो, जैसे डोमेस्टिक ट्रेड के लिए हम काफी ज्यादा क्रेडिट का यूज करते हैं, ऐसे ही जब हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करते हैं उसमें भी क्रेडिट फंक्शन का यूज किया जाता है, क्रेडिट का यूज किया जाता है ना. तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड करती है कि आप क्रेडिट में भी ट्रेड कर पाओ, ठीक है ना. तो लाइक डोमेस्टिक ट्रेड, फॉरेन ट्रेड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन क्रेडिट, एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट provides for credit in the foreign trade transaction. तो जो भी हम foreign trade transactions कर रहे हैं उसमें अगर if I need credit,
then I can basically easily do it from the foreign exchange market. I hope the second function is clear to everyone. And the third function is known as the hedging function. देखो, hedging is a very important function. The main meaning of hedging is protection against the risk concerning the foreign exchange rate. Obviously बात है, सपोज दैट कि हमें कोई कमोडिटी बाहर से इंपोर्ट करनी है फ्रॉम यूएस. आई हैव टू इंपोर्ट सम कमोडिटी, तो ऑब्वियसली बात है आई विल पे इन टर्म्स ऑफ डॉलर. ठीक है, लेकिन हो सकता है डॉलर का इस वक्त जो मार्केट में प्राइस है दैट इज 50 रुपीज पर डॉलर. ठीक है, बट मैंने ऑर्डर किया, लेकिन ऑर्डर करते तो सामान मेरे पास नहीं आ जाएगा ना. इट मे टेक सम टाइम. मान लो ऑर्डर मेरे पास 3 मंथ्स बाद आता है, तो आई विल पे आफ्टर 3 मंथ्स. लेकिन ऑब्वियसली बात है, इट माइट हैपन जो डॉलर पहले 50 रुपीज का था, आज वही डॉलर 70 रुपीज का हो जाए आफ्टर 3 मंथ्स. तो ऑब्वियसली बात है, ड्यू टू दिस आई मे सफर फ्रॉम लॉस, है ना. तो इस लॉस को कवर करने के लिए मैंने ना पहले से ही एक प्री डिसाइडेड रेट सेट कर लिया इन द मार्केट, ईदर विद सम डीलर, ईदर विद सम बैंक एजेंसी. तो बेसिकली जब मैंने वो प्री डिसाइडेड रेट पर ट्रांजैक्शन करी ताकि मेरे फॉरेन एक्सचेंज रिस्क कवर हो जाए, दिस इज नोन एज द हेजिंग. मैंने पहले से डिसाइड कर लिया, अभी रेट 50 है, लेकिन इट माइट हैपन कि 3 मंथ्स बाद जब मेरे को पेमेंट करनी होगी, इट माइट हैपन कि वो डॉलर का प्राइस 75 हो जाए. लेकिन मैंने क्या करा, एक डीलर से मैंने डील करी, है ना. बेसिकली जनरली दिस डील्स इन द फॉरवर्ड मार्केट वी डू, है ना. तो मैंने एक प्री डिसाइडेड रेट ले लिया कि आई विल परचेज दिस मच अमाउंट ऑफ डॉलर एट द प्राइस ऑफ ₹60 पर डॉलर. ठीक है, ताकि आफ्टर 3 मंथ्स मेरे को ये ना हो कि डॉलर का रेट 70 हो जाए तो मुझे 70 पे परचेज करना पड़े. आई विल परचेज एट द प्राइस ऑफ ₹60 पर डॉलर. तो दिस is the way to cover the foreign exchange risk, and this is known as hedging. I hope the concept of hedging is clear to everyone. Next topic is kind of foreign exchange market. So there are two kinds of foreign exchange market. The one is called the spot market and the second one is called the forward market. जैसे हमें नाम से क्लियर हो रहा है कि spot market refers to the market in which the receipts and payments are made immediately, है ना. एंड एट द एग्जिस्टिंग रेट ऑफ एक्सचेंज, जो रेट उस वक्त मार्केट में प्रिवेल कर रहा है, जब हम उस रेट पे ट्रांजैक्शन करेंगे, दैट इज बेसिकली कॉल्ड द स्पॉट मार्केट, है ना. एंड बेसिकली स्पॉट मार्केट एक्सचेंजेड व्हिच प्रिवेल्स इन द स्पॉट मार्केट इज टर्म्ड एज स्पॉट एक्सचेंज रेट और द करंट रेट ऑफ एक्सचेंज. मान लो इस वक्त मार्केट में डॉलर का प्राइस चल रहा है $1 इज इक्वल टू ₹80. तो अगर आप ऑन द स्पॉट डॉलर एक्सचेंज कर रहे हैं टू परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द अदर कंट्री और इन द इंटरनेशनल मार्केट, इट इज नोन एज स्पॉट एक्सचेंज रेट और द करंट रेट ऑफ एक्सचेंज. सो बेसिकली व्हेन आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट काइंड ऑफ मार्केट विच इज कॉल्ड द फॉरवर्ड मार्केट. फॉरवर्ड मार्केट जैसे नाम से समझ आ रहा है कि इस मार्केट में जो हम सेल परचेज करेंगे फॉरेन एक्सचेंज, वो एट सम फ्यूचर डेट वी डू. ठीक है, बट जो उसका रेट डिसाइड होगा वो हम आज ही डिसाइड कर लेंगे. ठीक है ना. अभी आई हैव एक्सप्लेन्ड द प्रोसेस ऑफ हेजिंग ऑल्सो. तो हेजिंग की जो डीलिंग होती है वो जनरली फॉरवर्ड मार्केट में ही डीलिंग होती है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में एक्सचेंज रेट क्या होगा, है ना. एंड हमारी जो ट्रांजैक्शन लास्ट में एग्जीक्यूट होनी है दैट इज इन सम फ्यूचर डेट. तो उस एक्सचेंज रिस्क को कवर करने के लिए वी जनरली डील इन द फॉरवर्ड मार्केट, जहां पे हम आज ही रेट डिसाइड कर लेंगे कि फ्यूचर में हम किस रेट पर, किस प्राइस पर अपनी करेंसी को एक्सचेंज करेंगे इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी. तो बेसिकली फॉरवर्ड मार्केट इट रेफर्स टू द मार्केट इन विच द सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी इज सेटल्ड ऑन सम स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट एट अ रेट एग्रीड अपॉन टुडे. रेट हमने आज डिसाइड करा, बट हम ट्रांजैक्शन कब करेंगे, फ्यूचर में करेंगे एट द रेट विच इज डिसाइडेड टुडे. ठीक है. एंड द एक्सचेंज रेट कोटेड इन द फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन आर साइंड ऑन वन डेट and completed on the later date. So this is basically known as the forward market, and I hope it is clear to everyone.